हाय। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा प्रिज्म। ठीक है। प्रिज्म में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो प्रिज्म बेसिकली क्या होता है कि एक एक्चुअली अपने ट्रायंगुलर अपने लैब वैब में अगर आप कभी गए हो तो एक ट्रायंगुलर शेप का एक ग्लास होता है, जैसे ग्लास लैब होता है वैसे ट्रायंगुलर शेप का जो ग्लास से बना रहता है उसको हम प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें एक एंगल हम डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जो ए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर इसको रिफ्रैक्टिव एंगल भी बोलते हैं। ठीक है। देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो अलग होता है, रिफ्रैक्टिव एंगल अलग होता है। ठीक है। एंगल ऑफ जो ये आपका इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है। ये अलग होता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव एंगल अगर बोला जाए तो आप समझ जाइएगा वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। अब थोड़ा अगर नोटिस करें, अगर हम देखो लाइट हमारे हाथ में नहीं होती है। ठीक है। लाइट कैसे भी आ सकती है, कैसे भी जा सकती है, हमारे वो हाथ में नहीं होती है। हमारे हाथ में क्या होता है कि हम ये एंगल मेंटेन कैसे कर सकते हैं, और ये एंगल जैसे मेंटेन करेंगे उस हिसाब से हम लाइट को अपने हिसाब से नचा सकते हैं या फिर हम उसको डेविएट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे यहाँ का। ठीक है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अगर लाइट को मैं डिफाइन करूँगा तो एक होता है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक। अब इसका मतलब क्या होता है? सिंगल कलर। इसका मतलब क्या होता है? सिंगल कलर। सिंगल कलर मतलब लाल पीला नीला जो भी आपको एक कलर की लाइट लगती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। दूसरा होता है वाइट लाइट। दूसरा क्या होता है? वाइट लाइट। वाइट लाइट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका कलर रहेगा वो अपना सनलाइट होता है, जो वाइट लाइट होता है। इट कंपोज्ड ऑफ इट इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर। ठीक है। तो इसमें विबग्योर आ जाएगा आपका, जो भी आप पढ़ते हो। ठीक है। ये 7 डिफरेंट कलर आप यहाँ पे पढ़ते हो, तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सब पहले इंपॉर्टेंटली हम जो बात करने वाले सिंगल कलर के बारे में बात करेंगे, जो कि मोनोक्रोमैटिक है। ठीक है। तो अगेन मैं आपके लिए एक प्रिज्म बना रहा हूँ। ये प्रिज्म है। ठीक है। ये आपका एंगल ए है। आपने एक मोनोक्रोमैटिक लाइट को इंसिडेंट कराया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये ऐसे जाएगी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। फिर अगेन ये नॉर्मल है और ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ एमर्जेंस। ये R1 होगा और ये क्या होगा? R2। मैं मान लेता हूँ कि ये R1 है या R2 है। इसको मैंने कुछ नेमिंग कर दी, ABCD। करेक्ट। तो अब इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा आपके बारे में कि क्या क्या सिचुएशन है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे इन अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ABCD है ना। तो अगर ABCD अगर आप देखेंगे तो आपको पता है A+B+C+D क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप B को देखेंगे, B 90 है और D भी 90 है, तो B और D 90 हो जाएगा। A+90+C+90 इज इक्वल्स टू 360, राइट। तो A+C जो आपका आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ये हमें पहली इक्वेशन मिल गई है। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का सम, क्योंकि देखो बी जो एंगल है और डी जो एंगल है देखो नॉर्मल से बन रहा है। ये अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये नॉर्मल दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल और ये सरफेस, इससे 90 डिग्री बन रहा है। सिमिलरली बी का भी वैसा ही हो रहा है। ठीक है। लेकिन इन ट्रायंगल अगर मैं देखूँ, इन ट्रायंगल BCD, अगर मैं BCD के बारे में बात करूँ तो बी, ये देखो ये बी नहीं बात करेंगे हम। अगर मैं टू बी मोर प्रिसाइज अगर मैं इसमें बात करूँ तो R1+R2+C भी ये कितना है? 180 डिग्री है, क्योंकि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी भी क्या बोलती है कि हर एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो R1+R2+C इज 0। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो ए जो होगा वो होगा R1+R2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है। ये एक चीज़ है। अच्छा एक चीज़ और समझिए, एक एंगल ऑफ डेविएशन भी यहाँ डिफाइन होता है। आप ऐसे समझिए कि ये जो रे थी इसको ऐसे सीधे जाना था, लेकिन ये गई ऐसे, तो ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि जहाँ जाना था वहाँ तो गई नहीं, लेकिन कहीं और चली गई, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर मैं बात करूँ तो देखो ये एंगल कितना होगा? ये वाला है। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो ये आई, अगर ये वाला आई है
तो ये पूरा भी आई होता, बट ये जो बचा हुआ एंगल है ये आई माइनस आर वन है। और अगर ये ई है, सॉरी, अगर ये ई एंगल है ये वाला, तो ये भी ई होता, तो ये होता ई माइनस आर वन। तो यहाँ से डेल्टा अगर मैं देखूँ तो डेल्टा कितना हो जाता, आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। तो डेल्टा की वैल्यू आती आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, अगर मैं लेता तो वो ए हो जाता। तो एक बहुत अच्छा रिलेशन आ गया हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, या डेल्टा प्लस ए इज इक्वल्स टू आई प्लस ई। आप नोटिस करना, ये भले मैं आई प्लस ई लिख रहा हूँ लेकिन ये वैलिड है फॉर एवरी एंगल्स, मतलब ये स्मॉल एंगल्स के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि हम यूजुअली क्या सोचते हैं कि आई प्लस ई लिखा हुआ है तो मतलब ये आपको यहाँ पे एंगल रेडियंस में डालना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एंगल आपका जो रहेगा वो डिग्रीज में रहेगा, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। एक रिलेशन और हमें यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सिचुएशन होती है जिसे बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन क्या बोलता है कि अगर मैं देखूँ तो एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें एंगल ऑफ जो डेविएशन है डेल्टा एम, ये मिनिमम डेविएशन होता है, ठीक है। इस पॉइंट पे मतलब पहले वो डेविएशन डिक्रीज होता है एक पॉइंट तक और फिर वापस इंक्रीज होना चालू हो जाता है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे डेविएशन जो होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये मिनिमम डेविएशन का केस क्या होता है कि अगर आपको मिनिमम डेविएशन चाहिए, मिनिमम डेविएशन, ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन का केस क्या होता है कि आर वन आर टू के बराबर होना चाहिए और आई जो है वो ई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो अगर मैं ऐसे सोचता हूँ कि डेल्टा एम, जो जो डेल्टा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा। डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल्स टू आई प्लस आई करोगे, मतलब आई और ई बराबर हैं तो ये टू आई हो जाएगा। यहाँ से आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए बाय टू, तो ये आपको आई मिल गया। अब यहाँ से दूसरा देख सकते हो, ए आपका आर वन प्लस आर टू है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ ए इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, और मैंने आपको क्या बोला, आर वन आर टू बराबर है, तो ए इज इक्वल्स टू टू आर लिख सकता हूँ। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बाय टू। अब देखो आपके पास आई भी है और आर भी है, तो आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। आप क्या लगा सकते हो, स्नेल्स लॉ, ठीक है। बोलो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर। आइए वैल्यू डालते, साइन आई का वैल्यू क्या है, डेल्टा एम प्लस ए बाय टू। साइन आर का वैल्यू क्या है, साइन ऑफ ए बाय टू। ये आपका स्नेल्स लॉ हो गया। और यहाँ पे आप मान सकते हो कि इफ़ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, इफ़ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है, तो आपको पता है साइन थीटा को आप थीटा मान सकते हो। तो यहाँ पे जो म्यू आएगा तो वो आ जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाय ए बाई टू। तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, डेल्टा एम प्लस ए बाय ए को आप यहाँ पे ले जा सकते हैं, तो ए म्यू माइनस ए इज़ डेल्टा एम, तो ए कॉमन ले लेंगे तो म्यू माइनस वन इज इक्वल टू डेल्टा एम आ जाएगा। ये आपका डेल्टा एम आ गया। ये तभी यूज़ कर सकते हो जब एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, नहीं तो आपको जो भी काम करना है आपको वो यहीं तक ही करना है, यहीं तक आपको काम करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका वो है। अब प्रिज्म में एक सिचुएशन होती है, प्रिज्म की ये तो हमने नॉर्मली जो आपके बोर्ड लेवल पे काम होता है वो हमने करके बताया, लेकिन मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ प्रिज्म में क्या काम होता है, ठीक है। आपको जो भी रे डायग्राम बनाना पड़ता है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। जैसे अगर यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ टी आई आर, अगर आपको याद हो, आपने अगर मेरा वीडियो देखा हो टी आई आर के ऊपर, तो उसमें क्या होता है, साइन ऑफ आई सी इज़ वन बाई म्यू, है ना। मतलब अगर मैं नोटिस करूँ कि जो आई सी है वो म्यू पे डिपेंड कर रहा है, मतलब आप जिस मटेरियल का प्रिज्म ले रहे हो उस पर, मतलब अलग अलग अगर मटेरियल का अगर आप लेते हो, अब मटेरियल क्या है, आप तो बोलोगे ग्लास है, लेकिन जो ग्लास होता है वो भी दो तीन टाइप के होते हैं। दो टाइप के मैं आपको बताता हूँ, एक होता है क्राउन और एक होता है फ्लिंट। तो इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने की वजह से इनका आईसी भी अलग होगा, मतलब क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस भी अलग होगा, ठीक है।
अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी से ज़्यादा रहा तो आपको ये चीज़ पता है कि रिफ्लेक्शन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आपका टी आई आर होगा, जो आप इसको टी आई आर भी बोलते हैं। लेकिन आई आपका आई सी से कम रहा, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होगा। और अगर आई आपका आई सी के बराबर रहा, ठीक है, तो सरफेस से ग्रेजिंग वाली चीज़ हो जाएगी, जिसे हम ग्रेजिंग बोलते हैं। मतलब अगर ये सरफेस है और मान लो ये सोर्स है, आपका अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई सी के बराबर है तो ग्रेज होता हो, मतलब सरफेस से निकलता हुआ, ठीक है। तो आर जो होगा वो आपका इस केस में 90 डिग्री होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आइए थोड़ी सी और बात करें, कुछ सिचुएशन लेते हैं, उससे आपको और बेटर समझ में आएगा। कि मान लेते हैं मेरे पास एक ग्लास है जिसका आई सी 42 डिग्री है, ठीक है। 42 डिग्री मतलब ये मैंने कैलकुलेट हार्डली, मतलब मैंने एज सच कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन हम मान लेते हैं कि आई सी का वैल्यू 42 डिग्री आया है अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब मैं एक प्रिज्म लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, और ये एंगल में 45 डिग्री लेता हूँ और ये 90 हो जाएगा, तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अब एक एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं देखता हूँ तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 डिग्री है, क्योंकि हम नॉर्मल से मेजर करते हैं। 90 मत बोल देना यहाँ पे, 90 में आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर आप 0 डिग्री बोलते हो तो 0 डिग्री में क्या होगा कि यहाँ से रे आप, अब देखो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लेस देन 42 डिग्री है, सही बात है, 0 मतलब 42 से कम होता है। तो मैंने आपको क्या बोला, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन मतलब आपकी रे सीधी की सीधी निकल जाएगी, ऐसी ऐसी यूँ। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मेजर करना ज़रूरी है कि इसके बाद क्या होगा। तो देखिए अगर ये 45 है तो ये 90 हो जाएगा, 90 तो ये 45, तो ये भी 45। अब आप देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इस पॉइंट पे, ये वाले सरफेस पे, मतलब सरफेस अगर मैं 2 ले लेता हूँ, ये सरफेस आपका 1 है, तो सरफेस 2 पे जो आई है वो आई सी से बड़ा है, मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। मतलब ये रे आपकी इस सरफेस के बाहर ना जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी। अब अगेन सरफेस नंबर 3 पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, तो ये रे ऐसी की ऐसी सीधी चली जाएगी, मतलब ये रे बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। अब आपसे इस चीज़ में ये पूछ सकते हैं कि साहब आप मुझे बता दो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। तो देखिए आपकी रे को ऐसे जाना था, ठीक है, गई कैसे, ऐसे गई, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया जो कि 90 डिग्री आ गया, है ना। तो एक ये भी सिचुएशन है। एक सिचुएशन और लेते हैं कि मान लो कि एक आपका प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है, ये 30 डिग्री है, तो ये 90, ये 60, ये 90 और ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर वापस से सेम रे आपकी ऐसी जाती है 0 डिग्री पे, तो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा, सीधी की सीधी निकल जाएगी। तो अगर ये एंगल देखे तो ये भी 30 डिग्री आएगा, कैसे, ये 90 तो ये 60 तो ये 30। अब आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो लेस देन आई सी है, मतलब 42 डिग्री से कम है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, मतलब आपकी रे ऐसी रिफ्रैक्ट करके निकल जाएगी, बाहर निकलेगी यहाँ पे। तो आप ये सोचो, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया और आपको देखो आपने रे को नचा दिया इस पास, मतलब अगर वो अंदर नहीं जा रही तो बाहर जाएगी, तो आप पूरा कंसंट्रेशन आपका एंगल ऑफ किस पे है, आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल पे है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे है। तो यहाँ पे भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि साहब आप मुझे बताइए कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो आपकी रे को ऐसे जाना था, गई ऐसे, तो ये आपका डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रे आपकी ऐसी चली जाएगी, तो दिस इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन। हमेशा ध्यान रखना, देखो सब ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पे, कि एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है या आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, वो सब ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको सिचुएशन पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, नहीं तो आप नहीं निकाल पाओगे। और प्रिज्म में मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ कि जब तक आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आप गारंटी मान लो कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपको डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब एक सिचुएशन और लेते हैं मैं, ठीक है। अगर मान लो ये सेम सिचुएशन है, अब ये मैंने डिग्री 42 डिग्री लिया है, देखो एकदम कट टू कट मामला चल रहा है अभी, तो ये आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अराउंड ये हो जाएगा 90, 40, ये 48 डिग्री हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, 40, 40, 18, हाँ बिल्कुल सही। तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ऐसे रखते हैं
तो ये तो सीधे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये एंगल 42 डिग्री हो जाएगा, तो जो कि जस्ट अबाउट किसका है, क्रिटिकल एंगल में। तो आपकी जो रे है वो ग्रेस करते हुए ऐसे निकल जाएगी। अब इसमें कभी कभार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि नहीं साहब मुझे तो ये बताओ कि ग्रेस करते हुए निकले तो एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। तो आप देखिए एंगल ऑफ डेविएशन अगर मैं निकालूँ यहाँ पे तो क्या आएगा, देखिए ज़रा ध्यान से। तो आपकी रे को कैसे जाना था, सीधे जाना था, गई ऐसे, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है और किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। अब ये एंगल कितना है 42, ये 90, तो ये 48, तो ये 48, तो डेल्टा भी आपका कितना आ जाएगा 48 डिग्री। तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो एंगल ऑफ डेविएशन भी निकल आएगा और आपसे जो पूछा जाएगा आप निकाल सकते हो। और आप कोई भी सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आपको अगर बोला जाए मुझे ये सरफेस है, इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाना है, आप लगा सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया साइन आई बाय साइन आर इज़ म्यू। या मैं आपको और सिंपल सा बताता हूँ कि अगर आप कोई भी सरफेस पे जैसे लगाना चाहते हो, तो आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा तो मैंने आपको सिचुएशन बताई हुई है, ठीक है। कैसे, मान लो ये म्यू 1 है और ये म्यू 2 है, रे आपकी ऐसी गई और फिर वो ऐसे निकल गई, फॉर एग्जांपल ऐसे निकल गई, ठीक है। तो अगेन ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ऐसा कुछ मान लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हो उसी का एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है, ठीक है। तो आप लिख रहे हो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर, ठीक है। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में लिखना है आपको, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हो उसी का एंगल लेना है। यहाँ पे भी वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ले रहे हो उसी का एंगल लेना है, तो इसमें आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है। अब ये तो मोनोक्रोमेटिक के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी, लेकिन अगर मान लो वाइट लाइट आए तो वाइट लाइट में ऐसा क्या होगा, तो वाइट लाइट में ऐसा होगा कि अगर आप एक प्रिज्म लेते हो, ठीक है, तो ये तो राइट एंगल प्रिज्म बनाया है। मैं आपको नॉर्मल प्रिज्म से अगर बताऊं, ये अगर आपने प्रिज्म बनाया हुआ है, ठीक है, ये ए है, और मान लीजिए इस बार वाइट लाइट आई, तो वाइट लाइट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी वेवलेंथ। मतलब अगर वाइट लाइट के बारे में कोई आपसे पूछे कि भाई इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, तो आप ऐसा जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वाइट लाइट के अंदर बहुत सारी वेवलेंथ है, 400 से 700 नैनोमीटर तक का, ठीक है। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब क्या होगा, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब ये ब्लू ऐसी जाएगी और रेड ऐसी जाएगी, ऐसा, फिर रेड आपकी दूर तक जाएगी, ब्लू आपकी नीचे तक जाएगी, ठीक है, विबग्योर जिसे आप बोलते हो, ठीक है। तो आप देखिए रेड की जो वेवलेंथ होती है, हम यहाँ पे हम बता सकते हैं कि रेड दूर तक जा रही है, तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और विबग्योर से तो वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। फ्रीक्वेंसीज़ की सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसीज़ की सबसे ज़्यादा होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि रेड कलर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि जो रेड कलर है वो स्टॉप साइन वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे अगर आप नोटिस करें, अगर आप क्रिकेट विकेट के शौकीन हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, तो क्रिकेट में क्या होता है, अगर आप देखें तो रेड बॉल यूज़ होती है जब आप टेस्ट मैच के लिए यूज़ करते हो। वेयर एज टेनिस अगर आप देखें तो टेनिस में वो रेड बॉल यूज़ नहीं करते, रेदर वो ग्रीन या वाइट कलर की बॉल यूज़ करते हैं। उसका भी एक रीज़न ये है कि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, अगर आप रेड कलर को बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं देख सकते, ठीक है। अब क्रिकेट में क्या होता है, वो कि एक बॉल डाली, उसने मार दिया, मतलब बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए आपको बॉल को देखना है और आपको हिट करना है। लेकिन यही चीज़ अगर आप टेनिस मैच में देखेंगे, टेनिस मैच में क्या होता है कि कंसंट्रेशन बहुत टाइम तक लगता है, ठीक है। आप देखो अगर आपको बॉल मारनी है बार बार, तो आपको बहुत टाइम तक उस बॉल को कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। अगर वहीं जो हम बॉल अगर रेड यूज़ कर लें, तो कंसंट्रेशन का लैक होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में आ जाता है कि इंसान रेड कलर में कंसंट्रेट नहीं कर सकता। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि रेड कलर से लिखना नहीं चाहिए, मतलब जो आप लोग नोट्स वगैरह बनाते हैं, वो मैं एडवाइस करता हूँ कि वो रेड कलर से मत लिखा करो। रीज़न क्या है कि जो आप पढ़ते हो, कि जो हम पढ़ते हैं तो हमें 1-2 घंटा 3 घंटा लगता है पढ़ने में कोई भी चीज़ को, तो 3 घंटे अगर आप रेड कलर को देखते जाओगे तो आपकी आँख स्ट्रेन होती हैं, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप ब्लू कलर, ब्लैक कलर इन सब में देख सकते हो।
तो इसीलिए रेड कलर को बहुत टाइम तक हम नहीं देख सकते, लेकिन रेड कलर आपको बहुत ज़्यादा चमक जाता है। आपने देखा होगा कभी, मैं आपको एक, अगर आपको अट्रैक्शन वाली चीज़ देखनी है तो आप कोई जैसे पार्टी में जाते हो तो आप एक रेड कलर की ड्रेस पहन के अगर आप चले जाते हो, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा, मतलब लोगों की तुरंत नज़र पड़ेगी, क्योंकि रेड कलर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ ट्रैवल करता है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो रेड कलर जो पहना रहेगा, रेड कलर के जो भी किसी के पास कोई चीज़ होगी, वो सबसे ज़्यादा नोटिस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रेड कलर, अगर मैं देखूँ वाइट कलर को जाना ऐसे था, गया ऐसे, तो ये रेड कलर का डेविएशन है और ये वॉयलेट कलर का डेविएशन है, आप ऐसा देख सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा आर को अगर मैं बात करूँ, डेल्टा आर ये क्या है, रेड कलर का डेविएशन, और डेल्टा वी क्या है, वॉयलेट कलर का डेविएशन। जो भी होगा इसके, अब जो बाकी कलर बचते हैं वो इनके बीच में ही आने वाले हैं, ठीक है। तो हमें यही चीज़ बात करनी है। तो ये प्रिज्म की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये एंगल ए है, ये 90 हमेशा नहीं रहेगा, मतलब मैं ऐसा यूजुअल ले रहा हूँ, राइट एंगल प्रिज्म आपको बोलेगा, तो जो बचा हुआ एंगल रहेगा वो 90 माइनस ए रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो यूज़ करना है, जो मैंने आपको अभी तक बताया है, आपको यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करना है हमेशा, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। बस आपको क्या याद करना है, आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि सबसे पहले, तो अगर मैं आपको बोलूँ हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। नेक्स्ट, आप सबसे पहले ये नोटिस करेंगे कि आई का वैल्यू आई सी से बड़ा है, छोटा है या बराबर है, उसके हिसाब से आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है, और फिर आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, स्नेल्स लॉ आप यूज़ कर सकते हैं। 3 आपको यूज़ करना है और इसमें आपका काम बन जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिज्म, होप यू गाइज अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।